हे गाइस, आज हम बीए फिफ्थ सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के पेपर नंबर 2 जिसमें आपको लोक प्रशासन के सिद्धांत को पढ़ना है उसका यूनिट नंबर 1 पढ़ेंगे। और आपको जो बीए फिफ्थ सेमेस्टर में पॉलिटिकल साइंस का पेपर नंबर 1 है उसकी 1 से लेकर 8 तक की वीडियो चैनल पे अपलोड हो चुकी है, तो आप चेक करके जरूर पढ़ लीजिएगा। चलिए, बीए फिफ्थ सेमेस्टर लोक प्रशासन के सिद्धांत जिसमें आपको पढ़ना है उसका यूनिट नंबर 1 पढ़ने वाले थे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपका यूनिट नंबर 1 है लोक प्रशासन का अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र एवं महत्व। एक अध्ययन विषय के रूप में लोक प्रशासन का विकास, सार्वजनिक और निजी प्रशासन, आधुनिक राज्य में लोक प्रशासन की भूमिका। ये सारे टॉपिक्स आपके यूनिट नंबर 1 के हैं। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ लोक प्रशासन का अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र एवं महत्व को पढ़ेंगे, क्योंकि आपके यूनिट नंबर 1 में टॉपिक्स ज़्यादा है जिसको कई पार्ट में डिवाइड करके हम लोग आपके यूनिट नंबर 1 को कवर करेंगे। तो देखिए, आज की वीडियो में हम सिर्फ लोक प्रशासन का अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र एवं महत्व को पढ़ेंगे। देखिए, लोक प्रशासन का क्या अर्थ है ये पढ़ेंगे आज। प्रकृति की, लोक प्रशासन की प्रकृति कैसी है, कि ये इसकी प्रकृति क्या लोक प्रशासन कला है या विज्ञान है या दोनों, इसकी प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। लोक प्रशासन का क्षेत्र की, लोक प्रशासन का क्षेत्र कहाँ तक है ये पढ़ना है। और लोक प्रशासन का महत्व की, लोक प्रशासन का क्या महत्व है। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, लोक प्रशासन को समझने से पहले आपको सबसे पहले जानना होगा प्रशासन और शासन, यानी शासन क्या है और प्रशासन क्या है। अगर आप ये दो वर्ड अच्छी से समझ गए तो आप लोक प्रशासन को बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे। तो देखिए, लोक प्रशासन को समझने से पहले हम लोग सबसे पहले शासन और प्रशासन को समझेंगे कि शासन क्या होता है और प्रशासन क्या होता है। अगर आपने इन दोनों को अच्छे से समझ लिया तो ये पूरी यूनिट आपके लिए एकदम इजी हो जाएगी। फिर आपको एग्जाम में इतना याद करना नहीं पड़ेगा, आप लोग आसानी से लिख लेंगे अपने टॉपिक्स को। तो देखिए, जो शासन होता है, शासन मतलब सरकार। तो कैसी सरकार? केंद्रीय स्तर और राज्य स्तर की सरकार, केंद्र और राज्य स्तर की सरकार इसके अंदर आती है। देखिए, सरकार कौन होता है? जिसको जनता चुनाव के माध्यम से चुनती है, वो सरकार होती है। अब देखिए, चाहे केंद्रीय स्तर पे सरकार हो या राज्य स्तर पे सरकार हो, उसको चुनाव के द्वारा ही चुना जाता है, तो वो शासन होते हैं। शासन मतलब सरकार। देखिए, तो उनको चुनाव के माध्यम से चुन लिया जाता है। तो जो शासन है या सरकार, उसका क्या काम होता है? नीति का निर्माण करना। और केंद्र स्तर पर नीति कौन बनाता है? केंद्र सरकार बनाती है। राज्य में अपनी नीति कौन बनाता है? तो राज्य सरकार बनाती है। तो शासन या सरकार का काम क्या होता है? नीति का निर्माण करना। और जो भी नीति बनाई जाती है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जनता का कल्याण। सरकार नीति क्यों बनाती है? जनता के कल्याण के लिए जो सरकार होती है वो नीति बनाती है। तो अब देखिए, सरकार ने तो नीति बना दी, अब इसको संचालन करने का कार्य किसका होता है? प्रशासन का कार्य होता है। प्रशासन। अब ये प्रशासन क्या होता है? देखिए, प्रशासन में कौन आते हैं? जितने भी सरकारी अधिकारी और कर्मचारी होते हैं वो प्रशासन के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए, केंद्रीय स्तर के भी अधिकारी होते हैं, राज्य स्तर के भी अधिकारी होते हैं। जैसे यूपीएससी के माध्यम से जितने लोग भी अधिकारी बनते हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ये सब क्या सेंट्रल लेवल के अधिकारी हैं और स्टेट लेवल की भी अधिकारी होते हैं, आपने सुना होगा। तो वो सब क्या है? प्रशासन के अंतर्गत आते हैं। तो प्रशासन क्या करता है? सरकार के द्वारा बनाई गई नीति का संचालन व प्रबंधन करता है। कौन? प्रशासन। देखिए, शासन ने तो नीति बना दी, अब शासन की नीति का संचालन कौन करता है? प्रशासन। जनता के लिए, जनता के बीच में उसको जमीनी स्तर पर पहुंचाता कौन है? उस नीति को। उस नीति के पे काम कौन करता है? प्रशासन करती है। प्रशासन के अंतर्गत कौन आता है?
जितने भी सरकारी कर्मचारी और अधिकारी होते हैं वो सब प्रशासन के अंतर्गत आते हैं। और शासन में कौन आता है? जो चुनाव के माध्यम से, जैसे देखिए सांसद क्या होता है, शासन चुनाव के माध्यम से आते हैं, और विधायक जो होते हैं वो चुनाव के माध्यम से आते हैं, तो वो सब शासन के अंतर्गत आते हैं। और जितने भी जो एग्ज़ाम दे के ऐसे क्लियर होके आते हैं वो प्रशासन के अंतर्गत आते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि शासन जो होती है, सरकार का काम होता है नीति का निर्माण करना। जैसे सरकार क्या नीति बनाएगी? सभी के लिए नीति बनाती रहती है, सभी प्रकार की नीति बनाती रहती है, महिलाओं के लिए अलग, तो किसानों के लिए अलग, तो मतलब स्वास्थ्य के लिए अलग, सुरक्षा के लिए अलग, कि इस पे क्या क्या करना है। तो उस सब के लिए कौन होते हैं? अधिकारी होते हैं, उसको उस क्षेत्र में कार्य करने के लिए, यानी सरकार के द्वारा बनाए गए नीति का संचालन और प्रबंधन कौन करता है? प्रशासन का कार्य होता है ये सारा कार्य करना। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे शासन और प्रशासन क्या है। चलिए, अब आप लोग शासन और प्रशासन को तो समझ गए, अब आपको आसानी होगी लोक प्रशासन का अर्थ समझने में। लोक प्रशासन, लोक मतलब जनता, पब्लिक, और प्रशासन संचालन, व्यवस्था का काम करना, नियमों का पालन कराना, शासन कार्य। तो इस प्रकार लोक प्रशासन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा देखिए लोक प्रशासन क्या है? लोक प्रशासन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सरकार अपने उद्देश्यों को जनता के जीवन में क्रियान्वित करती है। तो वो क्या होता है? लोक प्रशासन। देखिए, जो लोक प्रशासन है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से? दो शब्दों से। पहला लोक, दूसरा प्रशासन। प्रशासन शब्द को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन, और लोक को पब्लिक। इस तरह से अगर आप लोक प्रशासन को अगर इंग्लिश में कहेंगे तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहेंगे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे कि लोक प्रशासन का क्या अर्थ है। लोक प्रशासन केवल शासन की संकीर्ण प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह वह संपूर्ण व्यवस्था है जिसके अंतर्गत सरकार जनता के जीवन से जुड़े कार्यों, योजना और नीतियों का संचालन करती है। देखिए, जो सरकार होती है वो नीतियों का निर्माण तो करती है और उसको क्रियान्वित करवाती भी है अपने अधिकारियों के द्वारा। मतलब जनता के बीच उसको संचालन करने का काम कौन करता है? जो प्रशासन होता है। तो अगर हम कहें लोक प्रशासन से अभिप्राय जनहित में किए गए उन समस्त क्रियाकलापों से है जो प्रशासकीय अधिकारियों द्वारा नियंत्रण, निर्देशन तथा प्रबंधन के रूप में किए जाते हैं। देखिए, आगे देखिए, अब लोक प्रशासन का अर्थ जो है केवल सरकारी कार्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि जनता की सेवा, सरकार की नीतियों का क्रियान्वयन, विकास एवं कल्याण की व्यवस्था, लोकतंत्र को सफल बनाना भी है लोक प्रशासन में। मतलब ये बहुत ही व्यापक शब्द है, आप आगे पढ़ेंगे अभी तो समझेंगे जब इसके क्षेत्र को हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, अब एक परिभाषा भी देख लीजिए। अगर आप एग्जाम में अपनी परिभाषा लिखेंगे, अगर आपसे लोक प्रशासन का अर्थ पूछेगा तो आप 1-2 परिभाषा लिख देंगे तो उससे आपको अच्छा नंबर मिलेगा। देखिए, वुड्रो विल्सन के अनुसार कानून का वृहत एवं संगठित अध्ययन ही लोक प्रशासन है। देखिए, कानून का वृहत एवं संगठित अध्ययन ही क्या है? लोक प्रशासन है। आई होप आप लोग लोक प्रशासन को समझ गए होंगे। अब देखिए, लोक प्रशासन की मुख्य विशेषताएं, जिसमें पहली विशेषता है कि यह जनता के कल्याण से जुड़ा होता है। हाँ, जितनी भी नीतियां सरकार द्वारा बनाई जाती है जनता के हित के लिए बनाई जाती है, जनता के कल्याण के लिए बनाई जाती हैं, तो इसलिए इसकी पहली विशेषता यही होगी कि यह जनता के कल्याण से जुड़ा होता है लोक प्रशासन। इसमें नीति निर्माण और नीति क्रियान्वयन दोनों शामिल होते हैं कि नीति का निर्माण शासन करती है और उसको संचालन और प्रबंधन का कार्य कौन करता है? प्रशासन करती है। इसका उद्देश्य लोकतंत्र को व्यवहारिक रूप देना होता है। लोक प्रशासन का तीसरा विशेषता क्या है? इसका उद्देश्य लोकतंत्र को व्यवहारिक रूप देना है। और लोक प्रशासन की चौथी विशेषता क्या है? देखिए, यह बहुआयामी है। मतलब इसमें बहुत से आयाम है, जैसे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी पहलुओं से जुड़ा होता है जो लोक प्रशासन होता है। तो आई होप आप लोग लोक प्रशासन का अर्थ और उसकी विशेषता को बहुत ही
आसानी से समझ गए होंगे। अब चलिए हम लोक प्रशासन के क्षेत्र को देखते हैं। अब चलिए देखते हैं लोक प्रशासन का क्षेत्र कि इसका क्षेत्र कहाँ तक है। देखिए, लोक प्रशासन के क्षेत्र के संबंध में सामान्यतः 4 प्रमुख दृष्टिकोण प्रचलित हैं। जो लोक प्रशासन का क्षेत्र है उसके संबंध में क्या 4 प्रमुख दृष्टिकोण प्रचलित हैं। तो चलिए उसको बारी बारी करके देखते हैं। सबसे पहला हम लोग देखेंगे संकुचित दृष्टिकोण। ये संकुचित दृष्टिकोण क्या होता है, चलिए इसको देखते हैं। देखिए, जो लोक प्रशासन का संकुचित दृष्टिकोण है, इस दृष्टिकोण के अनुसार प्रशासन केवल कार्यपालिका के कार्यों तक ही सीमित माना गया है। और इस दृष्टिकोण के समर्थक कौन है? लूथर गुलिक, हर्बर्ट साइमन सिम्थबर्ग इस दृष्टिकोण के समर्थक हैं। संकुचित दृष्टिकोण ये क्या होता है कि जो लोक प्रशासन का क्षेत्र है उसको बहुत ही ज़्यादा सीमित कर दिया गया है। यहाँ बस ये इतने ही तक सीमित है लोक प्रशासन का जो क्षेत्र है। क्या इसमें क्या होता है, देखिए इसमें इस दृष्टिकोण के अनुसार प्रशासन केवल कार्यपालिका के कार्यों तक सीमित माना गया है। देखिए, जो सरकार है वो नीति का निर्माण तो कर रही है, तो और नीति का निर्माण अगर वो कर रही है तो जनता के कल्याण के लिए ही करती है। लेकिन जो इसका क्षेत्र है, संकुचित दृष्टिकोण है जो लोक प्रशासन का, वो सीमित माना गया है। संकुचित मतलब बस थोड़ा सा ही मतलब सीमित कर दिया गया लोक प्रशासन का जो क्षेत्र है। तो इसमें क्या होता है, प्रशासनिक अधिकारी नहीं आते। तो जब प्रशासनिक अधिकारी ही नहीं रहेंगे तो जो सरकार की नीति है उसको जनता तक पहुंचाएगा कौन? अधिकारियों के द्वारा ही तो नीति निर्माण जो योजना है जनता तक पहुंचाई जाती है। तो जब इसका क्षेत्र ही सीमित कर दिया गया, बस कार्यपालिका के कार्य तक ही सीमित माना गया है, इसलिए जो ये संकुचित दृष्टिकोण है ये उतना उचित नहीं है। चलिए अब इसके दूसरे दृष्टिकोण को देखते हैं। देखिए, अब लोक प्रशासन के क्षेत्र में जो दूसरा दृष्टिकोण है वो है व्यापक दृष्टिकोण। तो देखिए, आप लोग पहले ये जान लीजिए कि व्यापक दृष्टिकोण के समर्थक कौन कौन लोग हैं। एल.डी. वाइट, डिमार्क और विल्सन। आप एग्जाम में जब ये लोक प्रशासन के क्षेत्रों को लिखेंगे तो जो संकुचित दृष्टिकोण के समर्थक हैं और जो व्यापक दृष्टिकोण के समर्थक हैं, आप ये इन लोगों के नाम को ज़रूर लिखिएगा। इससे क्या है कि आपका जो नंबर होता है वो बढ़ने के चांसेस होते हैं और आपको एग्जामिनर जो होता है पूरा नंबर देता है। तो चलिए अब व्यापक दृष्टिकोण को जानते हैं कि ये क्या है। देखिए, इसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों से जुड़ी भूमिकाएं आती हैं। देखिए, जब हम संकुचित दृष्टिकोण को पढ़ रहे थे तो उसमें देखा था कि उस दृष्टिकोण के अनुसार प्रशासन केवल कार्यपालिका के कार्यों तक ही सीमित था। किंतु जब हम लोग इसके व्यापक दृष्टिकोण को देखते हैं तो इसमें जो सरकार के तीनों अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जो सरकार के तीनों अंग हैं, इन तीनों से जुड़ी भूमिकाएं आती हैं। तो और इसमें साथ साथ जो अधिकारी लोग भी हैं और कर्मचारी लोग भी हैं सरकारी, वो लोग भी आते हैं। तो ये इसका व्यापक दृष्टिकोण है। तो देखिए, जो ये व्यापक दृष्टिकोण है इसमें जो शासन और प्रशासन दोनों आते हैं। देखिए, जो शासन होती है वो नीति का निर्माण तो करती है, लेकिन अगर प्रशासन नहीं होगा तो उसको ज़मीनी स्तर तक पहुंचाएगा कौन? तो प्रशासन ही वो कार्य करती है। तो इसलिए जो इसका व्यापक दृष्टिकोण है इसमें सरकार के तीनों अंग प्लस प्रशासन ये भी आता है, क्योंकि नीति का निर्माण तो किया ही जाएगा और उसको ज़मीनी स्तर पर संचालन प्रबंधन का कार्य प्रशासन करता है। तो ये इसका व्यापक दृष्टिकोण है। अब देखिए, लोक प्रशासन के क्षेत्र में जो तीसरा दृष्टिकोण है वो है पौष्टिकार्ब दृष्टिकोण। और ये पौष्टिकार्ब का सिद्धांत किसने दिया? लूथर गुलिक ने दिया। और लूथर गुलिक के अनुसार जो लोक प्रशासन है वो 7 तत्वों से मिलकर बना है, 7 एलिमेंट से मिलकर बना है। और जो ये लूथर गुलिक का पौष्टिकार्ब सिद्धांत है ये प्रशासनिक कार्यों को व्यवस्थित और प्रभावी बनाने में सहायक है। जो प्रशासन के कार्य हैं उसको व्यवस्थित और प्रभावी बनाने में सहायक है ये जो पौष्टिकार्ब का सिद्धांत है। और ये अंग्रेजी भाषा के 7 अक्षरों से मिलकर बना है। 7 अक्षर में कौन कौन से? प्रथम अक्षर से मिलकर बना है। अभी आगे देखिएगा, POSDCRB। अब इसका क्या पूरा है देखिए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग,
स्टफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग, बजटिंग। प्लानिंग मतलब योजना बनाना। तो देखिए प्रशासन का कोई भी कार्य, लोक प्रशासन का, उसको अगर देखिए आप चाहे प्रशासन का कार्य या ऐसे भी अपनी लाइफ में कोई भी कार्य हो या किसी सरकारी संगठन में या निजी संगठन में कोई भी कार्य हो, अगर उसको एक योजना बना के किया जाएगा तो वो आगे जाके सक्सेस होगा। तो पहला काम क्या है, किसी भी कार्य को प्रशासन का चाहे कोई भी कार्य उसको एक सिस्टम में योजना बना के करना चाहिए, प्लानिंग। और एक दूसरा क्या है, संगठन बनाना। देखिए संगठन के भीतर ही तो कार्य को व्यवस्थित करना और संसाधनों को आवंटित करना होता है। संगठन के अंदर ही तो कार्य किए जाते हैं। और तीसरा क्या है, स्टफिंग यानी कर्मचारियों की व्यवस्था करना। देखिए जो तीसरा है स्टफिंग, इसमें कर्मचारियों की भर्ती, चयन, प्रशिक्षण और उन्हें सही स्थान पर नियुक्ति करना शामिल होता है। यानी जो व्यक्ति जिस काम के लिए बेस्ट है, कौन सा व्यक्ति कौन सा कार्य सही कर सकता है, उसकी सही से नियुक्ति करना कि हाँ ये व्यक्ति ये कार्य सही से कर सकता है तो इसको इस कार्य पे लगाओ। स्टफिंग कर्मचारियों की व्यवस्था करना। और तो उसके बाद निर्देशन करना यानी डायरेक्टिंग। देखिए कोई भी कार्य अगर कोई करेगा तो उसको डायरेक्शन भी तो दिया जाता है। निर्देशन देने का अर्थ है कर्मचारियों को आदेश देना, मार्गदर्शन प्रदान करना, निरीक्षण करना, प्रेरणा और नेतृत्व प्रदान करना ताकि वे अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से कर सकें। देखिए आप भी अगर स्कूल में अगर पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं तो आपको भी तो दिशा दी जाती है कि ये पहले काम कीजिए, ऐसे आप जाके आगे जाके सक्सेस होंगे। तो क्या कर्मचारियों को भी डायरेक्शन दिया जाता है कि वो अपने कार्य को सही तरीके से कर सकें। फिर समन्वय स्थापित करना। समन्वय मतलब विभिन्न विभागों और व्यक्तियों के बीच समन्वय स्थापित करना। जो संगठन के अंदर जितने भी कर्मचारी हैं, व्यक्ति हैं, जितने भी विभाग हैं, सब में समन्वय स्थापित होगा तो अपने कार्य को अच्छी तरीके से कर सकेंगे। फिर रिपोर्ट बनाना। देखिए रिपोर्ट का अर्थ है संगठन में कार्यों की प्रगति, समस्याओं और निष्कर्षों की जानकारी उच्च अधिकारियों या प्रबंधक को देना। देखिए जो सबसे निचले स्तर पे हैं, फिर उसके ऊंचे स्तर पर कोई होता है उससे तो ये क्या होता है, ये इसको ऑर्डर देता है कि ये कार्य हो जाना चाहिए, ये इसको ऑर्डर देता है कि ये कार्य हो जाना चाहिए, फिर ये इसको ऑर्डर देता है। और फिर कार्य कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ तो अपने अपने ऊंचे वाले को बताना भी होता है कि कौन सा कार्य कैसे हो रहा है, किसमें क्या समस्या आ रही है, कौन सा कार्य सही तरीके से हो रहा है। तो ये फिर अपने बॉस को बताएगा, फिर ये अपने बॉस को बताएगा, फिर ये अपने बॉस को बताएगा। तो क्या रिपोर्टिंग तैयार करना कि कार्य सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद है बी से बजटिंग, बजट तैयार करना। देखिए चाहे कोई भी कार्य प्रशासन का, उसमें नीति निर्माण करना, कुछ भी उसमें पैसे का खर्चा होता है तो बजट बनाना कि कितना किस कार्य पे कितना पैसा खर्चा होगा। तो अगर इन सब को फॉलो करके प्रशासन का कार्य किया जाएगा तो वो बहुत ही बेस्ट होगा। आई होप आप लोग प्रशासन के क्षेत्र में जो तीसरा दृष्टिकोण था पॉलिटिकल का वो आप लोग समझ गए होंगे। अब चौथे दृष्टिकोण पे चर्चा करते हैं कि ये क्या है। चौथा है लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण। देखिए ये क्या होता है, इस दृष्टिकोण के समर्थकों का मानना है, जो इसको मानते हैं उनका मानना है कि वर्तमान समय में जो राज्य का स्वरूप है वो कल्याणकारी राज्य का हो गया है, अतः लोक प्रशासन का क्षेत्र भी उसी के अनुरूप जनता के हित व कल्याण का होना चाहिए। देखिए क्या है कि जो राज्य का स्वरूप कैसा हो गया है, कल्याणकारी हो गया, राज्य का हो गया है। तो जो लोक प्रशासन का क्षेत्र भी है उसी के अनुरूप जनता के हित व कल्याण का होना चाहिए। अब आगे देखिए प्रशासन का मूल कर्तव्य जनता की सेवा करना है। जो प्रशासन होती है उसका मूल कर्तव्य क्या होता है, जनता की सेवा करना होता है। यह दृष्टिकोण इसी विचार पर आधारित है। ये जो लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण है इसी पे आधारित है कि जो प्रशासन का मूल कर्तव्य है जनता की सेवा करना। इस प्रकार लोक प्रशासन का क्षेत्र जनता के हित व कल्याण के समस्त कार्यों तक फैला हुआ है। इस कारण लोक प्रशासन को अच्छी जिंदगी का साधन मानते हैं। इस प्रकार क्या है कि लोक प्रशासन को अच्छी जिंदगी का साधन मानते हैं। जो सरकार शासन जो है नीति का निर्माण करती है और जो प्रशासन होता है उसको प्रबंधन, क्रियान्वयन, संचालन करती है, जिससे जनता का कल्याण होता है। सरकार इसीलिए तो नीति का निर्माण करती है अपने जनता के कल्याण के लिए। देखिए अब आगे देखते हैं वर्तमान में जो लोक कल्याणकारी राज्य के बढ़ते कार्य क्षेत्र के साथ ही लोक प्रशासन का क्षेत्र अत्यंत व्यापक हो गया है।
इस कारण लोक प्रशासन के अंतर्गत केंद्र, राज्य तथा स्थानीय सभी स्तरों के सरकारों का अध्ययन किया जा रहा है। तो आई होप आप लोग इसका जो चौथा दृष्टिकोण है, जन कल्याणकारी दृष्टिकोण, वो आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। चलिए अब लोक प्रशासन के महत्व को समझते हैं। चलिए अब लोक प्रशासन के महत्व को समझते हैं। देखिए, वर्तमान समय में, वर्तमान युगीन में लोक प्रशासन जो है समाज का एक आवश्यक अंग बन गया है। जो लोक प्रशासन है वो समाज का क्या, एक आवश्यक अंग बन गया है। आज समाज की सभी प्रकार की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक व्यवस्था में इसका महत्व बढ़ता जा रहा है। जो समाज की सभी प्रकार की जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था है उसमें लोक प्रशासन का जो महत्व है वो बढ़ता जा रहा है। वर्तमान में लोक प्रशासन मानव जीवन की असंख्य आवश्यकता है। जो लोक प्रशासन है वो मानव जीवन की जो बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं, जैसे शिक्षा, मनोरंजन, स्वच्छता, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा को पूरा करता है। कौन करता है? लोक प्रशासन। अतः इसकी विषय वस्तु सकारात्मक है। इसकी विषय वस्तु कैसी है? सकारात्मक है। यह सृजनात्मक भी है, क्योंकि इसका उद्देश्य मानव कल्याण है। जो लोक प्रशासन का उद्देश्य क्या है? मानव का कल्याण ही तो है। देखिए, जो आधुनिक काल में राज्य का कार्य क्षेत्र कैसा हो गया? बहुत ही ज़्यादा व्यापक तथा विस्तृत हो गया है। इस कारण जो लोक प्रशासन है की भूमिका और महत्व और भी ज़्यादा बढ़ गई है। जो लोक प्रशासन की भूमिका है, महत्व और भी ज़्यादा आज के टाइम में बढ़ गई है। लोक कल्याणकारी राज्य के उदय और विकास के कारण राज्य के कार्य क्षेत्र जो कि कानून और व्यवस्था तक ही सीमित था, अब इसका क्षेत्र क्या हो गया? और ज़्यादा व्यापक और विस्तृत हो गया है। अब आगे इसी में देखिए, लोक प्रशासन के महत्व में, प्रशासन के महत्व का एक कारण यह भी है, जो लोक प्रशासन का महत्व है उसका एक कारण यह भी है कि इसका राष्ट्रीय स्वरूप, जो लोक प्रशासन का महत्व है इसका राष्ट्रीय स्वरूप, क्योंकि चाहे उत्तर हो या दक्षिण, पूर्व हो या पश्चिम, तंत्र सभी जगह तैनात है। क्या तैनात है? लोक प्रशासन हर तरफ तैनात है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये जो लोक प्रशासन है हर तरफ तैनात है। इसलिए इसका महत्व आज के टाइम में और भी ज़्यादा बढ़ गया है। यह देश की एकता और अखंडता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो लोक प्रशासन है वो देश की एकता और अखंडता के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए आज के टाइम में, आधुनिक काल में जो है इसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ गया है। तो आई होप कि आज का टॉपिक आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोग आगे की वीडियोस को पढ़ने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि ये आपके यूनिट नंबर 1 का पार्ट 1 है। और हाँ, आपके पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर नंबर 1 है जिसमें तुलनात्मक राजनीति पढ़ना है, उस पर भी उसकी पूरी 1 से लेकर 8 तक की वीडियोस अपलोड है। तो प्लेलिस्ट की लिंक जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।